तो हेलो दोस्तों, हम लोग प्लेटो को पढ़ रहे थे और प्लेटो को पढ़ने के क्रम में ये हमारा चौथा लेक्चर होने वाला है। तो इसमें हम लोग दोस्तों, आपको अगर पता ना हो तो मैं बता दूं कि ये जो नोट्स हैं ये बेनीवाल सर की नोट्स पर आधारित हैं। नोट्स ही हैं उनकी, आधारित क्या हैं, उनकी नोट्स हैं। तो बहुत ही अच्छी सीरीज है और बहुत अच्छी उनकी नोट्स है। अगर आप पोलिटिकल साइंस से जुड़े हुए हैं तो उनका नाम ज़रूर सुना होगा। तो ये उन्हीं की नोट्स हैं, तो उनको ही मैं अपने तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो भी मैंने अपना नॉलेज इकट्ठा किया है उसके माध्यम से। होप कि आप लोग इसे लाइक करेंगे और अपना प्यार देंगे। तो चलिए, आज हम अंतिम चरण में हैं और यहाँ पर हम लोग स्टेट्समैन जो पुस्तक है प्लेटो की और द लाज के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टेट्समैन जो पुस्तक है प्लेटो की, वो ये जो पुस्तक थी, ये जो रिपब्लिक लिखा गया था उससे 10 से 15 साल बाद ये पुस्तक लिखी गई थी। और रिपब्लिक में जहाँ संप्रभुता यानी सोवरेंटी दार्शनिक राजा यानी फिलोसोफर किंग के पास थी, वहीं स्टेट में ये राजमर्मज्ञ यानी स्टेटमैन के पास होगी। स्टेटमैन में जो प्रमुख विशेषता है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट। तो इसमें स्टेट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है और यही क्लासिफिकेशन बाद में चल के प्लेटो के शिष्य अरिस्टोटल अपनाता है ना। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो ये है कि पहला तो क्लासिफिकेशन है लॉफुल स्टेट का, यानी ऐसे राज्य जो कानून से संचालित होते हैं और ऐसे राज्य जो कानून से संचालित नहीं होते हैं, अनलॉफुल स्टेट कहलाते हैं। तो लॉफुल स्टेट और लॉफुल स्टेट। फिर एक और क्लासिफिकेशन है कि कितने लोग रूल कर रहे हैं ना, हाउ मेनी पीपल रूल, यानी कितने लोग रूल कर रहे हैं, हाउ मेनी पीपल रूल। तो अगर लॉफुल स्टेट की बात कर रहे हैं, यानी कानून से संचालित राज्यों में अगर एक व्यक्ति राज कर रहा है, तो क्या कहलाएगी, मोनार्की कहलाएगी या राजतंत्र कहलाएगा। और अगर कुछ व्यक्ति रूल कर रहे हैं, फ्यू रूल कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी, ये एरिस्टोक्रेसी कहलाएगी, यानी कुलीन तंत्र कहलाएगा, है ना। कुछ ना चुनिंदा लोग ही शासन सत्ता पर काबिज है, तो ये है ना, एरिस्टोक्रेसी कहलाएगी। फिर अगर बहुत सारे व्यक्ति रूल कर रहे हैं, मैनी लोग, है ना, तो ये डेमोक्रेसी कहलाएगी। तो डेमोक्रेसी लॉफुल स्टेट्स हैं, यानी कानून से संचालित राज्यों की श्रेणी में डेमोक्रेसी सबसे निकृष्ट है और मोनार्की सबसे उच्च है। अब बीच में कहीं तो एरिस्टोक्रेसी आती है। फिर अनलॉफुल जो राज्य हैं, अगर वहां पर एक व्यक्ति रूल कर रहा है तो टायरनी होती है। अगर कुछ लोग रूल कर रहे हैं तो ये ऑलिगार्की है, यानी कि अल्पतंत्र है, यहाँ पर कुछ ही चुनिंदा लोग राज कर रहे हैं। और अगर बहुत लोग रूल कर रहे हैं तो ये एक्सट्रीम डेमोक्रेसी कहलाएगी, और दोस्तों, एक्सट्रीम डेमोक्रेसी अनलॉफुल जो यानी बिना कानून के संचालित राज्य हैं, उनमें डेमोक्रेसी सबसे अच्छा है और टायरनी सबसे निकृष्ट है। बीच में कहीं तो ओलिगार्की आती है। और एक बात याद रखिएगा कि टायरनी सभी जो ये उपयुक्त 6 प्रकार के राज्य हैं, क्लासिफिकेशन है, टायरनी सभी का अंतिम पॉइंट है, यानी कहीं से भी स्टार्ट हो, अंतिम में टायरनी में ही पहुंचना है ना। तो मोनार्की, अल्टीमेटली मोनार्की जो राजतंत्र होगा वो एरिस्टोक्रेसी में तब्दील होगी ना। कुलीन तंत्र यानी कुछ व्यक्तियों का शासन होगा। फिर कुलीन तंत्र में फिर धीरे धीरे प्रजातंत्र आ जाएगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग होंगे, बहुसंख्यक का राज्य होगा और ये एक मोवोक्रेसी में तब्दील हो जाएगी, है ना, मोवोक्रेसी में। तो ये एक्सट्रीम डेमोक्रेसी पहुंच जाएगी, है ना। डेमोक्रेसी धीरे धीरे मोवोक्रेसी यानी बहुत सारे लोगों का शासन सत्ता में, या टू मेनी इग्नोरेंट पीपल यानी बहुत सारे जो इग्नोरेंट पीपल हैं वो सत्ता में आ जाएंगे और ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो जाएगी। जिससे क्या होगा, एक निरंकुश तंत्र पैदा होगा, और फिर ओलिगार्की आती है। तो यही है। और टायरनी यानी निरंकुश तंत्र है, ये सभी जो प्रकार की जो क्लासिफिकेशन है सबसे अंतिम चरण, मतलब यही, कहीं से भी स्टार्ट हो, खत्म टायरनी में ही होगा। तो यही है, लॉफुल स्टेट में सबसे अच्छा कौन सा है, एक्सट्रीम जो अनलॉफुल या कानून न मानने वाले स्टेट है उसमें सबसे अच्छा एक्सट्रीम डेमोक्रेसी, और सबसे निकृष्ट क्या है, टायरनी, और सब बीच में ओलिगार्की है। इसी तरह जो लॉ से बंधे हुए राज्य हैं उसमें मोनार्की सबसे अच्छा है, डेमोक्रेसी सबसे निकृष्ट है, और अभिजाततंत्र यानी एरिस्टोक्रेसी सबसे बीच में आती है। प्लेटो 2 प्रकार के राज्य मानता है, एक तो परफेक्ट स्टेट, ये आदर्श स्टेट है। परफेक्ट स्टेट यानी जो आइडियल स्टेट है प्लेटो का, वो जो कि फिलोसोफर किंग के द्वारा रूल किया जाएगा। और अपूर्ण यानी इम्परफेक्ट स्टेट, तो अभी हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा ही है, 6 क्लासिफिकेशन हमने देखे। तो
अरस्तु ने अपना जो प्रसिद्ध राज्यों का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, है ना, सेम रिपीट होगा अरिस्टोटल में, तो वो स्टेटमैन से ही लिया है। स्टेटमैन रिपब्लिक की बजाय यथार्थवादी है, यानी ये रियलिटी पर बेस्ड है, या ये प्रैक्टिकल है, ज़्यादा प्रैक्टिकल है। और रिपब्लिक ही आदर्शवादी है, यानी आइडलिज्म है ना। फिलासफर किंग तो ना सपनों के नगर में ही रह सकता है, रियलिटी में तो हो नहीं सकता है। स्टेटमैन में प्लेटो ने 4 प्रकार की सत्ताएं बताई हैं जो पूर्ण नहीं है। एक तो है टिमोक्रेसी, इसमें सम्मान, महत्वाकांक्षा एवं विजय के प्रति प्रेम होता है, और ये जो लोग होते हैं उद्धप्रिय होते हैं, विस्तारवादी होते हैं और धनप्रिय होते हैं। फिर ओलिगार्की, तो ओलिगार्की ये धनियों का शासन होता है, यानी जो रिच पीपल होते हैं उनका शासन होता है, और इसमें गुणों की बजाय धन को महत्व दिया जाता है। और यहाँ पर समाज में अति धनियों यानी एक्सट्रीम जो रिच पीपल होंगे और जो एक्सट्रीम पुअर लोग होंगे उनके बीच विभाजन देखा जा सकता है ना। और गरीब विद्रोह कर जनतंत्र को लाते हैं, तो गरीब ऐसे स्थिति में विद्रोह कर क्या लाते हैं, डेमोक्रेसी को लाते हैं। डेमोक्रेसी में संकलता होगी, बर्बादी होगी, घमंड होगा एवं अराजकता होगी। तो इसमें स्वच्छंदता होगी, बर्बादी होगा, घमंड होगा और अराजकता होगी। और इसका पतन जनतंत्र का पतन काहे में होगा, टायरनी में होगा। टायरनी ये बहुत ही अधिक आज़ादी से गुलामी पैदा होती है, तो अगर बहुत ज़्यादा आज़ादी दे दी जाए तो फिर गुलामी पैदा होती है। लोग सुरक्षा के बदले गुलाम बनना चाहते हैं। तो हम आगे चल के देखेंगे कि जब हम हाउस पढ़ेंगे कि कैसे वो कहता है कि लेवियाथन एक सी मॉन्स्टर है ना। लेवियाथन एक स्टेट है, वो लेवियाथन उसकी बेसिकली पुस्तक थी, लेकिन लेवियाथन को स्टेट मानता है और उसे सी मॉन्स्टर बोलता है। तो उसमें वो क्या कहता है कि एक ही राजा होगा ना, और उसके ही कानून माने जाएंगे, है ना। इसी प्रकार जो निरंकुश है ना, जो लोगों के जो मन में सुरक्षा के बदले, वहीं पर जो हाफ्स है वो यही कहता है कि या तो आप सुरक्षा ले लो या तो गुलामी ले लो, या कि है ना जो है तो ना एक व्यक्ति द्वारा रूल किए जाओ, या टायरनी ले लो। तो आप क्या पसंद करोगे, है ना, तो आप वही पसंद करोगे, सुरक्षा पसंद करोगे। तो यही बात है यहाँ भी देखी जा सकती है। ऐसे में एक निरंकुश शासक जो होता है प्रजा को अपनी इच्छा का गुलाम बनाता है, जिसे टायरनी कहते हैं। तो है ना जो हिटलर था क्या किया, है ना, डेमोक्रेसी से वो सत्ता में आता है और इतना पॉपुलर हो जाता है कि वो है ना टायरेंट बन जाता है, तानाशाह बन जाता है, और लोगों को अपने हिसाब से चलाना स्टार्ट कर देता है। लोगों ने उसको सत्ता में क्यों लाया, क्योंकि जर्मनी तो गर्त में था ही, है ना। उनको एक ऐसे लीडर की जरूरत पड़ी जो जर्मनी का जो खोया हुआ आत्मसम्मान है फिर से वापस ला सके। और उनको हिटलर से अच्छा कोई दिखा नहीं, तो वो हालांकि आया तो वो डेमोक्रेसी के माध्यम से था, लेकिन बन टायरेंट गया। लोग सुरक्षा चाह रहे थे उसी समय, है ना, आत्मसम्मान पाना चाह रहे थे जर्मनी के लोग। तो क्या हुआ, अल्टीमेटली वो गुलाम हो गए। द लॉज ये 347 बीसी में लिखी गई पुस्तक है, और ये प्लेटो द्वारा लिखी गई अंतिम पुस्तक है ना। और ये संवाद शैली में लिखी गई है, इसमें 12 भाग हैं। इस संवाद के 3 पात्र हैं, एक बिना नाम का एथेंसवासी है, दूसरा मिगलिस है जो स्पार्टा का है, और तीसरा क्रीट है, ये क्लीनियस है ना, क्रीट का निवासी क्लीनियस है। इसमें एथेंसवासी प्लेटो का प्रतिनिधित्व करता है। फिर इसके जो प्रथम 2 भाग हैं उसमें संगीत और नृत्य का शिक्षा पद्धति में क्या महत्व है उसके बारे में बताया गया है। तीसरे खंड में राज्य के ऐतिहासिक विकास, और चौथे में राजनीति शास्त्र के आधारभूत सिद्धांतों का विवरण मिलता है। 5 से 8वें भाग में कानून, शासन विधान, पदाधिकारियों, राज्य की जनसंख्या, शिक्षा पद्धति आदि का उल्लेख मिलता है। 9वें से 11वें भाग में फौजदारी एवं दीवानी है ना संहिताएं दी गई हैं। 12वें भाग में सार्वजनिक कानून का है ना, जो ब्राह्मा भाग है उसका विषय क्या है, सार्वजनिक कानून। इसमें कर्तव्यच्युत सरकारी अधिकारियों के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। और इसी में यानी 12वें अध्याय में ही नॉक्टर्नल काउंसिल या न्याय परिषद की व्यवस्था की गई है। तो नॉक्टर्नल काउंसिल क्या होती है इसको देख लेते हैं। नॉक्टर्नल काउंसिल, ये देखिए, ये तो द लॉज है। इसके अंतिम पृष्ठों पर एक अजीब संस्था का वर्णन मिलता है, उसका नाम क्या है, नॉक्टर्नल काउंसिल। इसकी बैठकें हमेशा रात को होती हैं, और इसका काम क्या होता है, ये लोगों के नैतिक जीवन का निरीक्षण और नियंत्रण भी करती है। तो ये लोगों के नैतिक जीवन का निरीक्षण और नियंत्रण करती है ना, कि लोग बहुत ज्यादा चीजों का उपभोग न कर पाए। लोग नैतिक हैं नहीं है, लोग नैतिक हैं कि नहीं है, लोग भ्रष्ट तो नहीं हो जाते जा रहे हैं, लोग ज्यादा उपभोगवादी तो नहीं होते जा रहे हैं। तो ये इन चीजों पर नियंत्रण रखती थी। इसमें 10 बुजुर्ग होते थे जो मतदान द्वारा चुने जाते थे, और यह संस्था जो फिलासफर किंग है उसके स्थान पर है ना एक ऐसी संस्था थी जो कानून से ऊपर थी, है ना। तो रूल ऑफ लॉ से ये ऊपर थी।
तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि द लाज के उपशीर्षक, है ना, ऐसा कहा जाता है कि द लाज क्या है, द लाज क्या है, आदर्श राज का, है ना, सब स्टेट है, यानी कि दूसरा बेस्ट स्टेट है प्लेटो का, लेकिन ये उस पर प्रहार है, ये जो काउंसिल है ना। जब आपको एक ऐसी संस्था को ही सारी पावर दे देनी है, भले उसमें 10 लोग हैं जो कानून से ऊपर हो, तो फिर क्या मतलब, फिर तो आप अल्टीमेटली लौट कहाँ आए हैं, आइडियल स्टेट की तरफ ही ना लौट आए हैं, तो फिर तो वही बात हो गई। इस काउंसिल में शामिल व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक लागू होने वाले सारे कानून बनाएंगे। राज्य की सभी कानूनी संस्थाओं को ये नियंत्रण करती है। तो ये थोड़ा सा एक अजीब संस्था दी गई थी। फिर हम लोग कहाँ छोड़े थे, यहाँ छोड़ा था हम लोगों ने। और जो द लाज है, ये प्लेटो की सबसे लंबी कृति है। प्लेटो कानून को मन की उपज कहता है, कानून को प्लेटो मन की उपज कहता है। यहाँ यह प्लेटो के जीवन की अंतिम पुस्तक है और इसका प्रकाशन प्लेटो के शिष्य कोपस के फिलिप ने किया था। इस पुस्तक में कानून को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। द लॉज नाम ही है, तो इसमें रूल ऑफ लॉ की बात की गई है और शासक भी, जो राजा होगा ना, वो कानून के अधीन होगा। रिपब्लिक में आइडियल स्टेट की बात की गई है ना, एक फिलासफर किंग की बात की गई है। जबकि द लॉज में व्यवहारिक और आदर्शवादी राज्य यानी सब स्टेट उक्त आदर्श की बात की गई है, यानी सेकंड बेस्ट स्टेट की बात की गई है, जो व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि विधि द्वारा संचालित होगा। द लॉज में मिश्रित संविधान से युक्त विधिक राज्य का समर्थन किया गया है। रिपब्लिक में जो दार्शनिक राजा है उसका लाज की कोई पाबंदी नहीं थी, या लाज की बेड़ियां नहीं थी, लाज की बेड़ियों से आजाद था। जबकि लाज में जो विधि का संरक्षक और उसका सेवक है, तो जो फिलासफर किंग होगा या है ना, सिंपल किंग भी होगा, तो वो है ना रूल ऑफ लॉ के अधीन रहेगा, है ना। तो इस राज्य में संप्रभुता व्यक्ति में नहीं बल्कि रूल में या रूल ऑफ लॉ में निहित है। द लाज के प्रमुख सिद्धांत है आत्म संयम का महत्व। तो रिपब्लिक में न्याय की स्थापना के लिए शिक्षा एवं साम्यवाद का समर्थन किया गया है, जबकि द लाज में संपत्ति एवं परिवार का जो साम्यवाद है उसको त्याग कर दिया गया है। और द लाज में न्याय की स्थापना के लिए बाह्य एवं भौतिक निदान, साम्यवाद के बजाय आत्म संयम यानी सेल्फ कंट्रोल की बात की गई कि आप सेल्फ कंट्रोल करिए, है ना, इंटरनली आप चीजों को सुधारिए, है ना। डायरेक्ट इंटरवेंशन या एक्सटर्नल इंटरवेंशन नहीं किया जाएगा। कानूनों का महत्व है, तो इसमें बुद्धि के बजाय या बुद्धि या विवेक के बजाय लाज को सर्वोपरि माना गया है। इसमें मिश्र स्टेट यानी मिश्रित राज्य या मिश्रित संविधान पर बल दिया गया है। और राज्य की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति एवं जनसंख्या क्या होगी, तो प्लेटो का बेसिकली मानना था कि प्लेटो राज्य को समुद्र तट से दूर साबित करना चाहता था। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका मानना था कि अगर राज्य समुद्र तट से लगा हुआ होगा तो वह उस पर हमले होंगे और लोग व्यापार के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो प्लेटो व्यापार को अच्छा नहीं मानता है, जबकि जो अरस्तु है ये समुद्री राज्य को अच्छा मानता है। और प्लेटो व्यापार को हे दृष्टि से देखता है ना, बहुत ही हे दृष्टि से देखता है। वो कृषि प्रधान राज्य की स्थापना करना चाहता है। और प्लेटो की जो आदर्श राज्य है उसकी जो जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 5040 हो किसी भी राज्य की आदर्श ग्रीक स्टेट की आदर्श जनसंख्या मानता है। नॉक्टर्नल काउंसिल के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग प्लेटो का आलोचनात्मक मूल्यांकन यानी क्रिटिकल इवेल्युएशन करेंगे। तो प्लेटो का प्रथम आलोचक उसका शिष्य था, अरस्तु था, जिसने उसके ना प्लेटो के राज्य की अत्यधिक एकता, संपत्ति एवं परिवार आदि के साम्यवाद की आलोचना की है। सेकंड जो प्लेटो का कट्टर आलोचक था कार्ल पॉपर था। कार्ल पॉपर की पुस्तक का क्या नाम है, ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमी। और प्लेटो को कार्ल पॉपर सर्वाधिकारवाद का प्रणेता कहता है, यानी फादर ऑफ टोटलिटेरियनिज्म कहता है कार्ल पॉपर किसको, प्लेटो को। कार्ल पॉपर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो ये एक प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई ब्रिटिश दार्शनिक प्रोफेसर है। इसका टाइम पीरियड 1902 से 1994 के बीच में रहा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक, इसको याद रखिएगा, ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमी, 1945 में आती है। तो इसमें जो कार्ल पॉपर है प्लेटो, हीगल और कार्ल मार्क्स को खुले समाज का शत्रु मानता है। खुला समाज कैसा समाज होता है, जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होती है ना। आप किसी भी जो राजनीतिक सत्ता है या संस्थान है उनकी आलोचना बिना डरे हुए कर सकते हैं। बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होती है, स्वतंत्रता होती है ना। आप कुछ भी बोल सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं, कैसा भी सोच सकते हैं, है ना। कोई आपको वर्जेगा नहीं, है ना। कहाँ तक, जहाँ तक आप दूसरों के हित को बाधित ना कर रहे हैं। पापा ने बताया कि जो तीनों विचारक हैं, कौन कौन, प्लेटो, हीगल और मार्क्स, ये इतिहासवाद यानी हिस्टोरिसिज्म से प्रभावित है ना। यानी ये ऐतिहासिक नियमों के द्वारा समाज के विकास की जो व्याख्या करते हैं वह मूलतः पूर्ण सत्तावाद और तानाशाह पर आधारित
व्यवस्था है, जबकि वैज्ञानिक सिद्धांत किसी भी नियम को सार्वभौमिक व अंतिम नहीं मानता है। तो जो साइंटिफिक नियम होता है वो कभी भी किसी एक चीज को सत्य नहीं मानता है या सार्वभौमिक यूनिवर्सल नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि है ना, रिलेटिविटी का सिद्धांत भी आया है, आइंस्टाइन ने दिया है कि हर चीज रिलेटिव है ना। कोई चीज जो है ना अफगानिस्तान में पाप है या अफगानिस्तान में अच्छी है, अमेरिका में पाप हो सकती है। तो ये सब प्लेस है ना, समय, परिस्थिति और काल पर निर्भर करता है कोई भी चीजें। तो हर चीज रिलेटिव है और कोई भी सत्य तो है ही नहीं, अंतिम सत्य तो कोई कह ही नहीं सकता। जबकि प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो दार्शनिक राजा को अंतिम सत्य की बात करता है। ऐसे ही जो हीगल है वो है ना नेशन स्टेट को है ना अंतिम सत्य मानता है, और कार्ल मार्क्स ये कम्युनिज्म को है ना अंतिम सत्य मानता है। तो ये सब चीजें ये करते हैं। इस चक्कर में जो पापर है इनको है ना हिस्टोरिसिज्म कहता है कि ये करते हैं, और ये जो है तो प्रणेता है किसके? सर्वाधिकारवाद के, टोटलिटेरियनिज्म के। फिर जो प्लेटो है, प्लेटो के अनुसार जो प्लेटो व्यक्ति विरोधी एवं जनतंत्र विरोधी था, जिसका उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन को रोकना था। तो प्लेटो बेसिकली स्टैटिक थिंकर कहलाता है, जो चीजों को स्टेटस कोस्ट थिंकर है, जो चीजों को एज इट इज रखना चाहता है, वो चेंज के खिलाफ है। आगे चल के हम देखेंगे कि अरिस्टोटल भी चेंज को बुरा मानता है, हालांकि वो उसकी है ना तुलना ऐसे हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक व्यवहारवादी थिंकर था और उसने पॉलिटी को बेसिस स्टेट माना है। तो प्लेटो थोड़ा सा अलग था वो, पर ठीक है, ऐसी बातें प्लेटो अरिस्टोटल में भी मिलती हैं। तो जो पॉपर है ये रेडिकल चेंज की बजाय धीमे धीमे खंडशः विकासवादी परिवर्तन यानी पीस मिल सोशल इंजीनियरिंग की सलाह देता है। पीस मिल सोशल इंजीनियरिंग यानी खंडशः परिवर्तन क्यों जरूरी, या रेडिकल परिवर्तन क्यों घातक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कमरा है, कमरे में आपको कुछ कमियां नजर आ रही हैं, है ना। तो आप अगर खंडशः परिवर्तन करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल आपको कमरा अच्छा नहीं लग रहा था, आप उसके पंखे, लाइट वगैरह सब खिड़की उड़की थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं, फिर आपको अच्छा लगेगा, या नहीं अच्छा लगा तो आप फिर से वापस लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने रेडिकल चेंज कर दिया और मकान को ही ढहा दिया या कमरे को ही ढहा दिया, अब आप कैसे उसको दोबारा वो करेंगे? फिर तो बहुत मेहनत लगेगी, पूरा सिस्टम फिर से बनाना पड़ेगा। तो रेडिकल चेंज बहुत ना घातक भी हो जाते हैं, और कभी कभी अच्छे भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि रेडिकल चेंज हमेशा ही बुरे होते हैं, है ना। क्योंकि जब सती प्रथा को समाप्त किया गया तो एक रेडिकल चेंज था, है ना। एक मिड स्ट्रोक में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ना ला दिया, मतलब बना दिया गया या लागू कर दिया गया, तो ये एक रेडिकल चेंज था। तो वो जरूरी है, लेकिन हमेशा रेडिकल चेंज है ना जरूरी नहीं होता है ना। अब जैसे हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लो 377 जो आईपीसी की धारा है, जहां पर समलैंगिक है ना, तो धीरे धीरे उसको थोड़ा सा छुआ जा रहा है। अभी तो इसको डिक्रिमिनलाइज किया गया है ना, अब धीरे धीरे है ना भारत में भी ऐसा हो सकता है। अभी आपने देखा होगा कि है ना भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं वो जो समलैंगिक विवाह को मान्यता दे चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल भूटान। तो धीरे धीरे भारत भी ऐसा करेगा, लेकिन खंडशः, क्योंकि भारत का समाज उस चीज के लिए है ना उस चेंज के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो धीरे धीरे अगर आप विकास करेंगे, है ना, गांधी में भी ये चीज आप देख सकते हैं ना, उन्होंने एक दिन में ऐसा नहीं कहा कि हम आजादी दिलवा देंगे या कैसा कुछ, चलो आज आजादी ले लेते हैं। धीरे धीरे वो प्रेशर को बनाते गए और अंतिम में उन्होंने चीजें हासिल कर ली। तो ऐसा ही होता है रेडिकल चेंज, है ना। वैसा नहीं है कि रेडिकल चेंज हमेशा बुरे होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में रेडिकल चेंज बुरे होते हैं, क्योंकि वहां से फिर दोबारा उसी स्थिति में आना असंभव रहता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे चेंज करोगे तो आप उसको फिर से है ना बैक कर सकते हो चीजों को, है ना। ये बात रहती है। अब जो पापर है वो प्लेटो के बारे में एक अच्छी बात कहता है, अच्छी बात इन द सेंस कि प्लेटो की बड़ाई करता है कि पश्चिमी चिंतन या तो प्लेटोवादी रहा है या प्लेटो विरोधी रहा है, लेकिन शायद ही कभी गैर प्लेटोवादी रहा हो। तो वेस्टर्न थॉट वन माइट से वन कैन आइदर बी प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक, यानी कोई व्यक्ति या तो प्लेटो का समर्थन कर सकता है या प्लेटो का विरोध कर सकता है, लेकिन बिना प्लेटो के, है ना, प्लेटो को इग्नोर तो नहीं कर सकता कोई व्यक्ति, है ना, उसके साथ दे सकता है या तो उसका विरोध कर सकता है, लेकिन प्लेटो को इग्नोर नहीं कर सकता। ये बात तो है प्लेटो में, तो ये ऐसा बोलता है। फिर बर्लिन भी है, इजाया बर्लिन, वो हिस्टोरिकल इनएबिटेबिलिटी उनकी एक पुस्तक है, हिस्टोरिकल इनएबिटेबिलिटी। ये 1954 में बुक आती है, हिस्टोरिकल इनएबिटेबिलिटी।
ये है ना, ये भी इतिहासवाद को, जो हिस्टोरिसिज्म है, उसकी आलोचना करती हैं और प्लेटो को इच्छा की स्वतंत्रता, बहुलवाद एवं व्यक्तिवाद का विरोधी मानते हैं। बर्लिन ने प्लेटो है ना, बताया कि प्लेटो व्यक्ति के अखंड मुक्ति का अधिकार स्वीकार नहीं करते हैं और उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी में प्लेटो की जो ऐतिहासिकता है उसकी आलोचना की है और इसे के साथ ही उन्होंने हेगल और मार्क्स को भी है ना लताड़ा। फिर एक क्रॉसमैन है, उनकी पुस्तक का क्या नाम है, प्लेटो टुडे। उन्होंने प्लेटो को कहा है कि प्लेटो हमारे व अपने दोनों ही समयों के लिए गलत था। क्रॉसमैन ऐसा कहते हैं, प्लेटो हमारे और अपने समयों के लिए ही गलत था, तो ऐसा क्रॉसमैन बोलते हैं। प्लेटो का जो आदर्श राज है तर्कपूर्ण रूप से समान व्यक्तियों का लोकतंत्र नहीं बल्कि सुसंस्कृत लोगों के अनुवांशिक वर्ग का कुलीन तंत्र है जो पितृ सम्मत उदारता से मेहनतकश लोगों के लिए चिंता प्रकट करते हैं। क्रॉसमैन ऐसा बोलता है। फिर जे चैपमैन क्या कहता है कि प्लेटो इंद्रजालिकों का राजकुमार है ना। इंद्रजालिकों का यानी इंद्रजालिक मतलब जो जादूगर नहीं होते हैं, जादूगरों को इंद्रजालिक कहा जाता है। तो क्या कहते हैं चैपमैन कि ये जो प्लेटो है ये जादूगरों का राजकुमार है। जादूगर मतलब यही फिलॉसफर किंग बता रहा है ना, एजुकेशन बता रहा है। तो ऐसा ऐसा तो जादू से ही हो सकता है, आदर्श राज तो जादू से ही स्थापित हो सकता है, बाकी तो स्थापित होने से रहा। फिर अना अरेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। ये भी फांसी प्लेटो का विरोध करती हैं और कहती हैं कि प्लेटो फांसीवाद का दार्शनिक प्रणेता है। बारकर प्लेटो को दार्शनिक राजा है ना, प्लेटो का दार्शनिक राजा प्रबुद्ध निरंकुशतावादी है, यानी डिस्पोटिक है ना, बेनोबिलेंट डिस्पोटिज्म बेसिकली शब्द होता है, बेनोबिलेंट डिस्पोटिज्म यानी प्रबुद्ध निरंकुशतावादी या विवेकशील अधिनायकवादी है। फिर टाइनबी ने भी प्लेटो को प्रतिक्रियावादी, अमानवीय, संकुचित दृष्टि वाला बताया है। फ्रांसीसी विचारक वाल्टेयर एवं जर्मन विचारक फ्रेडरिक विलियम निश्चय ने प्लेटो को ईसाईवाद का बौद्धिक पहलू बताया। फिर फिटे क्या बोलते हैं कि सामाजिक अच्छाई की उनकी व्याख्या कम्युनिस्ट रूप से लौह घेरे में बंद व्यवस्था से मिलती जुलती है। प्लेटो के प्रशंसक भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब विरोध ही करते हैं, कुछ समर्थक भी हैं। आर निस्बेट है, ये याद रखिएगा, आर निस्बेट। लेविंसन ये पुस्तक लिखता है इन द डिफेंस ऑफ प्लेटो। जॉन वाइल्ड ये प्लेटोज मॉडर्न एनिमी पुस्तक लिखता है। और नेटलशिप, तो ये कुछ इसके समर्थक हैं। इसमें और एक है इमर्सन, ये क्या कहते हैं कि प्लेटो ही दर्शन है, दर्शन ही प्लेटो है। तो प्लेटो ही दर्शन है, यानी प्लेटो इज फिलॉसफी, प्लेटो इज फिलॉसफी एंड फिलॉसफी इज प्लेटो। और मैक्सी कहता है कि प्लेटो फर्स्ट यूटोपियन है। कार्ल पॉपर के बारे में हमने पढ़ी लिखा था। अब इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण कथन है, उनको देख लेते हैं चलते। तो जेलर क्या बोलता है कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में साम्यवाद का समर्थन व श्रमिकों के विरुद्ध पक्षपात है। सेवाइन क्या कहता है कि रिपब्लिक को कल्पनावाद मानते हैं, है ना, सेवाइन रिपब्लिक को कल्पनावाद मानते हैं, जबकि मैक्सी ने प्लेटो को फर्स्ट यूटोपियन या प्रथम कल्पनावादी कहा है। सेवाइन आदर्श राज प्लेटो की सर्वाधिक मौलिक खोज है। इमर्सन प्लेटो ही दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है। कार्ल पॉपर पश्चिमी चिंतन या तो प्लेटोवादी रहा है या प्लेटो विरोधी, लेकिन शायद ही कभी गैर प्लेटोवादी रहा हो। मैकलविन प्लेटो को लोकतंत्र की अतिवादी प्रवृत्ति से घृणा है, न कि सामान्य लोकतंत्र से। अतिवादी प्रवृत्ति से घृणा है, एक्सट्रीम डेमोक्रेसी से प्लेटो को घृणा है, न कि सामान्य लोकतंत्र। नटोर्प ये क्या कहता है कि प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद यानी क्वाजी कम्युनिज्म है, क्योंकि यह केवल संरक्षकों यानी गार्जियन के लिए, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं। अरस्तु प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा उसका छोटा भाई होना अधिक अच्छा है, क्योंकि परिवार के साम्यवाद में तो किसी पुत्र के हजारों पिता होते। कार्ल देखो कितना गहरा लताड़ रहा है अरस्तु। कार्ल पॉपर, क्रॉसमैन, रसेल, हन्ना अरेंट ने प्लेटो को सर्वाधिकारवादी या फांसीवादी बताया है। पॉपर प्लेटो विश्व का प्रथम फांसीवादी विचारक है। चैपमैन क्या कहता है कि ये इंद्रजालिकों का राजकुमार है। हन्ना अरेंट प्लेटो को फांसीवाद का दार्शनिक प्रणेता बताती है। फिर बारकर कहता है कि प्लेटो क्या है, दार्शनिक, प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है ये इनलाइटेंड टायरनी है, यानी प्रबुद्ध अधिनायकवाद है। फिर बारकर प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय नहीं है, वह केवल मनुष्यों को अपने अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाली भावना मात्र है, कोई ठोस कानून नहीं। बारकर यह कहना आसान है कि रिपब्लिक काल्पनिक है, बादलों में एक नगर है, एक सूर्यास्त के दृश्य के समान है जो सायं 1 घंटे के लिए रहता है, तत्पश्चात अंधकार में विलीन हो जाता है, पर यह यथार्थ परिस्थितियों पर आधारित है। इसकी प्लेटो ने कल्पना की थी, है ना। क्रॉसमैन प्लेटो का आदर्श राज्य तर्कपूर्ण व्यक्ति से समान व्यक्तियों का लोकतंत्र नहीं बल्कि सुसंस्कृत लोगों के अनुवांशिक वर्ग का कुलीन तंत्र है जो पितृ सम्मत उदारता से मेहनतकश लोगों के लिए उदारता प्रकट करता है। कार्ल पॉपर प्लेटो विशेषाधिकार को न्यायपूर्ण कहकर पुकारता है, जबकि हम विशेषाधिकार के अभाव को समानतः न्याय। फिर व्हाइट हेड संपूर्ण यूरोपीय दर्शन
संपूर्ण यूरोपीय दार्शनिक परंपरा और कुछ नहीं प्लेटो और अरस्तु के रचनाओं के फोर्ट नोट्स हैं। तो व्हाइटेड क्या कहता है कि इंटायर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इज नथिंग बट फुट नोट टू द राइटिंग्स ऑफ प्लेटो एंड अरिस्टोटल, है ना। फुटनोट क्या होती है? फुटनोट क्या होती है? ये जब कुछ, है ना, आपने देखा होगा कि जब कोई पुस्तक होती है तो उसमें किसी चीज का अर्थ बताने के लिए यहाँ पर कुछ लिखा जाता है कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। तो ये क्या है? इंटायर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्या है? फुटनोट है। फुटनोट है यानी ये केवल जो फुटनोट का महत्व होता है, यानी जो अर्थ बताने के लिए किसी भी किताब के, है ना, अंतिम में जो शब्द लिखे रहते हैं वो है मात्र इंटायर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, है ना। ये महत्व है ना, प्लेटो और अरिस्टोटल का। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, उनको चलते चलते देख लेते हैं। आप तो कहेंगे कि बहुत है चल रहा है ये आदमी, लेकिन क्या करें, है तो फिर क्वेश्चन आते हैं तो कर नहीं पाते हैं तो फिर समस्या होती है। तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एलन चोस क्या है? एलन चोस ये द्वंद्वात्मक पद्धति में जब हम लोग प्रश्नोत्तर के माध्यम से अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं तो यही है। द्वंद्वात्मक पद्धति में प्रश्नोत्तर के माध्यम से अवधारणाओं को स्पष्टीकरण एलन चोस कहलाता है। फिर डिकायोजनी, तो हमने बताया था कि ये न्याय के लिए ग्रीक वर्ड है। कैलिपोलिस, तो ये बेसिकली आदर्श राज्य है, आइडल स्टेट है। प्लेटो का ये आदर्श स्टेट है, आदर्श स्टेट है जो कहाँ वर्णित है? रिपब्लिक में वर्णित है। इसका तात्पर्य क्या है? ब्यूटीफुल सिटी, सुंदर नगर या अधिकतम सुख मानव समुदाय, यही है यूटोपिया, यही है यूटोपिया। मैग्नीसिया, तो ये दलाज में वर्णित स्टेट है जो कि द रूल ऑफ लॉ से गाइडेड होगा, और इसे प्लेटो क्या कहता है? मैग्नीसिया कहता है। मैग्नीसिया निशाचर परिषद यानी कि नॉक्टर्नल काउंसिल द्वारा बनाए गए कानूनों एवं नियमों को संचालित करती है। नॉक्टर्नल काउंसिल, तो ये रिपब्लिक में जहाँ कानूनों का निर्माता दार्शनिक राजा है यानी फिलोसफर किंग है, वहीं दलाज में कानूनों का निर्माता नॉक्टर्नल काउंसिल है, नॉक्टर्नल काउंसिल। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म यानी डॉक्ट्रिन ऑफ आइडिया, विचार या प्रत्यय का सिद्धांत, तो ये महत्वपूर्ण है, हमने पढ़ा था। प्लेटो आइडिया को मैटर से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और उसका मानना है कि आइडिया ही, है ना, सार्वभौमिक है, आइडिया सार्वभौमिक है और आइडिया नित्य है, हमेशा हमेशा रहता है ना। एक कुर्सी खत्म हो सकती है लेकिन कुर्सी का आइडिया कभी नहीं खत्म होगा, है ना। मानव खत्म हो सकता है लेकिन मानवता खत्म नहीं होगी। यही फॉर्म ऑफ द गुड या फॉर्म ऑफ द जस्टिस, न्याय का विचार। प्लेटो न्याय को सर्वोच्च मानता है और ये चौथा सद्गुण मानता है ना। तो बुद्धि हो गई, फिर संयम हो गया और जो साहस था, इन चीजों को मिला के ये 3 सद्गुण है ना। और ये चौथा में कौन बनेगा? फिर न्याय बनेगा। तो यही है, चौथा सद्गुण है। फिर नोयोटिक मैन, तो या विवेकशील व्यक्ति, तो प्लेटो विवेकशील या बुद्धिमान व्यक्ति के लिए शब्द बलि प्रयुक्त करता है। एपिटेटिव मैन, ये विलासप्रिय व्यक्ति है, एपिटेटिव मैन। आइडियल टाइपोलॉजी स्टेट यानी नैतिक दृष्टि से उत्कृष्ट राज्य, प्लेटो आदर्श राज्य के लिए शब्द बलि उपयोग करता है, आइडियल टाइपोलॉजी स्टेट। त्रिभुज का विचार यानी द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, प्लेटो ने अपनी रचना टाइमस में मानव आत्मा के निर्माण को त्रिभुज के माध्यम से समझाया है, जिसे फॉर्म ऑफ द ट्रायंगल कहा गया। अगधोम, ये न्याय के विचार या फॉर्म ऑफ द गुड को यूनानी लोग अगधोम कहते थे। चलिए दोस्तों, यहाँ से अपना प्लेटो समाप्त होता है। इसको बार बार पढ़िए आप लोग, ये आपके लिए 1 शॉट रिवीजन रहने वाला है। और इससे बाहर दोस्तों शायद ही कभी कुछ आए, और आएगा भी तो अगर आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से तो वो हिट हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब आप इसका महत्व अभी नहीं समझेंगे, बाद में समझेंगे, लेकिन ठीक है। आप लोग को यही आशा है कि इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को और अच्छा और बड़ा बनाएं और बड़ा परिवार हो अपना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा लोगों तक चीज़ें पहुंच सकें। दोस्तों, अगर जेआरएफ आपको निकालना है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो गहनता से अध्ययन करना ही पड़ेगा। बिना गहनता से अध्ययन किए नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अब जो क्वेश्चन का नेचर हो गया है वो रीजनिंग वाला हो गया है, प्योर यूपीएससी पैटर्न पर चीजें आ रही हैं। जब तक आपको ऊपर नीचे की चीजें पता नहीं होंगी, कनेक्ट द डॉट नहीं कर पाएंगे आप, तब तक कोई मतलब नहीं है ना। सीधे सीधे, है ना, कभी कभी तो सीधे देखो, कभी कभी सीधे सीधे, है ना, फैक्ट आ जाएंगे तो कट ऑफ कितना जाएगा? 216, तो नहीं होगा ना। और जब क्रिटिकल चीजें आएंगी, जब रीजनिंग वाली चीजें आएंगी, तो अगर आपसे रीजनिंग बनती रहेगी तो कट ऑफ 95 जाएगा। मेरा यही ऐसे तो हुआ ना। मैंने फैक्ट पर कभी भरोसा नहीं किया, या कि फैक्ट आप मुझे पूछोगे मैं 10 में से 6 या 7 बार ही सही कर पाऊंगा। मतलब 3-4 तो फैक्ट गलत ही हो जाते हैं मेरे, लेकिन अगर आप रीजनिंग बताओगे तो मैं, अगर 10 क्वेश्चन आप दोगे तो मैं 8 क्वेश्चन सही कर दूंगा। इतनी मेरे में क्षमता है, 8 या 9 क्वेश्चन में सही कर दूंगा क्रिटिकल रीजनिंग में। क्योंकि चीज़ों को आत्मसात किया है मैंने। तो यही है, अगर आप निकालना है जेआरएफ तो
दोस्तों यही करना पड़ेगा, है ना। और नेट और जेआरएफ के बाद तो जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसका मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। तो आप ये मत मानिए कि नेट निकाल के कर भी क्या लेंगे या जेआरएफ। भाई साहब 5 साल पैसा मिलता है पीएचडी साथ में करते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। इंटरनेशनल सेमिनार, पता नहीं क्या क्या है जीवन में, हर चीज़ कर सकते हो। और फिर पीएचडी करने के बाद आप अच्छे कॉलेज में जाइए, अगर आपकी अच्छी है ना बोलने की शैली है, अंग्रेजी वगैरह आप अच्छा बोल लेते हैं, तो किसी भी कॉलेज में आपका बढ़िया से सिलेक्शन हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, स्टेट यूनिवर्सिटी भी। तो सब रास्ते खुलते हैं एक एक करके। जब एक रास्ता खुलता है दोस्तों तो हजारों रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए एक रास्ता खोलिए, नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर ले लीजिए और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए लोगों तक। चलिए इसी आशा के साथ मिलते हैं अरिस्टोटल को पढ़ते हैं, और ये सीरीज जारी रहेगी। आप लोग समर्थन करें या ना करें, फिर भी ये सीरीज जारी रहेगी। जैसे लोग कहते हैं कि सर इस चीज़ को जारी रखिएगा, तो जरूर जारी रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।